राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। एक कंपनी है जो कि प्लाई बोर्ड बनाने का काम करती है। डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग वुड का स्ट्रक्चर, मतलब वुड यूज़ करके प्लाई बोर्ड बनाने का काम करती है। तो यही कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रही है, जो कि आईपीओ लेके आ रही है अपना, जो कि एसएमई सेगमेंट के अंदर में रहेगा। एनएसई के ऊपर में लिस्ट होने वाली है, बीएसई पे लिस्ट नहीं होगी। तो इस कंपनी का नाम है सिल्वन प्लाई बोर्ड इंडिया। अब ये कंपनी किस तरीके से आईपीओ में पैसा उठाने वाली है, लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है हमें, और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट कैसा रह सकता है, वो कंपनी का हम अब तक का परफॉर्मेंस देख के पता करने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स की चर्चा करते हैं यहाँ पे आईपीओ की। सो यहाँ पे 24 जून से 26 जून के बीच में आईपीओ खुलने वाला है, और यहाँ पर कंपनी ने 55 रुपये का प्राइस सेट किया है। तो 1,10,000 रुपये की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है एक आईपीओ की फाइल एक लॉट के साथ में लगाने के लिए। यहाँ पर 50% रिटेल को ऑफर किए जा रहे हैं शेयर्स, और 50% जो शेयर्स हैं वो अदर कैटेगरी को ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर कंपनी 28 करोड़ रुपए इस आईपीओ के थ्रू उठाना चाह रही है, और पूरी जो वैल्यू लगा रही है खुद की कंपनी वो 106 करोड़ रुपए के आसपास में लगा रही है। अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे कि इसी सेक्टर में जो दूसरी कंपनियां काम कर रही हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं, और उनको क्या मार्केट ने वैल्यू दे रखी है, राइट। तो जिसकी वजह से हम ये पता कर पाएंगे कि हाँ, ये आईपीओ कितना अपसाइड पोटेंशियल रखता है। अब देख लें यहाँ पे कंपनी आज के दिन के अंदर अगर देखा जाए तो प्लाई बोर्ड, ब्लॉक बोर्ड, फ्लश डोर्स, वनीर और सोन टिम्बर, ये कुछ लकड़ियाँ हैं। इन लकड़ियों का यूज़ करके कंपनी जो अपनी चीज़ें, जो माल है वो बनाती है। अब यहाँ पे एक कंपनी आईपीओ से पैसा उठाना क्यों चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई रीज़न होता है पैसा उठाने के पीछे। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ पे पहली चीज़ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट इज़ कंपनी बोल रही है कि हमें एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, बढ़ाना है अपने को, जो फैक्ट्री है उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। सो जब कभी कभी भी बात आ रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इसका मतलब कंपनी को अपना बिजनेस को बढ़ाना है, राइट। बिजनेस को बढ़ाना है मतलब या तो फैक्ट्री बढ़ानी होगी, या फिर वेयर हाउस बढ़ाना होगा, या फिर जो ऑफिस वगैरह है वो खरीदना होगा। इस टाइप का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को काम आता है और बड़ा करने में, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कंपनी के जो खर्चे हैं इस साल वो बहुत ज़्यादा हैं, और कंपनी के पास में पैसा है नहीं उस खर्चे को मीट करने के लिए, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। और यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें, और जो कि बेसिक जो आईपीओ लेके आने में जो खर्चा होने वाला है उसके अंदर जो पैसा यहाँ से उठाएंगे वही उसमें काम आने वाला है। सो ये सारी चीज़ें कंपनी ने, मेन चीज़ है कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है, प्लांट एंड मशीनरी और करना चाह रही है बढ़ाए, राइट। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं आज के दिन कंपनी किस हिसाब से कमाई कर रही है। सो यहाँ पे 2021 में 110 करोड़ रुपए की कंपनी ने माल बेचा, फिर 172 करोड़ का माल बेचा, फिर 199 करोड़ का। तो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हर साल देखने को मिल रहा है, और ये 9 महीने का यहाँ पर डेटा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो 12 महीने के हिसाब से, तो यहाँ पर लगभग लगभग कितना, ये कितना 150 करोड़ से 55 करोड़ के आसपास में। सो ये लगभग 200 करोड़ से या 220 करोड़ के आसपास में कहीं पर रेवेन्यू कर लेगा। सो दैट इज़ गुड अगेन कि अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर फिर भी देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट्स की अगर बात है 37 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 3.5 करोड़, फिर से यहाँ पर आज के दिन लगभग पूरे साल का अगर चेक करते हैं तो लगभग 6 करोड़ के आसपास में इस साल भी नेट प्रॉफिट कंपनी कमा लेगी। तो ये अच्छा है, अभी तक तो काफ़ी अच्छा मतलब कंपनी का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें 79, फिर 82, 88, 894, और इस साल अगेन कंपनी, अगर ये कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर कमा लेगी तो एक अगेन एडिशन हो जाएगा यहाँ पे नेटवर्थ में, राइट। और हम लोग पैसा यहाँ पे दे ही नहीं वाले हैं तो वो भी नेटवर्थ में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं कंपनी के बारे में और पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में, जो कि कंपनी ने आरएचपी में अपने बताए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की हम लोग चर्चा करते हैं अभी, राइट। अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई अगर लिटिगेशन वगैरह देखा जाए तो कोई खास क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वगैरह कंपनी के ऊपर नहीं है, कंपनी के द्वारा की गई हुई लिटिगेशन यहाँ पर है। कंपनी के ऊपर में टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, बट ऐसा कोई खास प्रोसीडिंग भी यहाँ पर नहीं है, केस बेस नहीं है। कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो अच्छी खासी है, और कंपनी आज के दिन अगर 9 महीने के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यही देख रहे हैं आप, 84% तक कैपिटलाइजेशन यूटिलाइजेशन पहुँच चुका है, जिसकी वजह से कंपनी बोल रही है कि हमें और फैक्ट्री को बड़ा करना है, क्योंकि माल ज़्यादा बिक रहा है और हमारे पास में जगह कम हो रही है, इसीलिए हमको इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ानी है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। दैट इज़ गुड। कंपनी के पास में जो ज़मीन है, जो जगह है, कंपनी जो कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कंपनी का खुद का है, और कंपनी ने दूसरा जो एक जगह और है कंपनी के पास में, वो कंपनी ने दूसरे किसी और को रेंट पे दे रखा है। ओके, दैट इज़ फाइन।
अब यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ऑफिसेज भी हैं जो कि कंपनी रेंट पे लेकर भी काम में ले रही है, जैसे कि ये वाले ऑफिसेज हैं जो 11-11 महीने के रेंट के लीज पर कंपनी ने ले रखे हैं, जिनके ऊपर कंपनी का ब्रांच ऑफिस भी है। और जो टिम्बर के जो लकड़ी बनती है जिससे वो प्लाई बनती है, वो लकड़ी को स्टोर करने के लिए जगह ले रखी है, वो सारी रेंट पे ले रखी है कंपनी ने। जैसे 7 बीघा हो गई, 700 स्क्वायर फीट हो गई, 2600 स्क्वायर फीट हो गई, राइट। तो इनके अलग अलग किराए पे भाव पे ले रखी हैं। नेक्स्ट कंपनी ने जो एक ज़मीन जो रेंट पे दे रखी है वो जो कि 2700 स्क्वायर फीट के आसपास की है, ये वाली 2600 स्क्वायर फीट की, ये कंपनी ने 2 लोगों को रेंट पर दे रखी है, जो कि डिटेल यहाँ पर दी हुई है। ये ऑटो रिन्यू होती रहती है हर साल। तो ये कंपनी ने ऑफिस किसी और को दे रखे हैं ऑफिस के हिसाब से। कंपनी के पास में जो लोगो है जो यूज़ करती है कंपनी, वो रजिस्टर्ड है काफ़ी अलग अलग ट्रेडमार्क्स की कैटेगरीज के अंदर में। दैट इज़ अगेन नाइस। एंड नेक्स्ट अगर देखते हैं कि यहाँ पर कंपनी जो जो माल जो बेचती है, राइट, उसके अंदर में कंपनी को बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी पड़ती है बना के। तो यहाँ पर एक रिस्क भी है कि कंपनी को कल को अगर इन माल नहीं बिक पाया किसी की कारण की वजह से, तो माल ख़राब भी हो सकता है, राइट। नेक्स्ट जो रिस्क कंपनी की तरफ, नेक्स्ट जो चीज़ कंपनी बोलना चाह रही है यहाँ पर, कि कंपनी का जो मोस्ट ऑफ द जो माल है वो वेस्ट बंगाल में ही बिकता है, ये यहाँ पर कंपनी बोलना चाह रही है। बट स्टिल कंपनी का जो हर साल का अगर हम डेटा को चेक करते हैं पिछले कुछ सालों का, तो कंपनी एक स्टेट में ही दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो रही है अपना माल ज़्यादा बिकने की वजह से। तो एक स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी लगभग पिछले 4 सालों में 5% से घट गई है। अब दैट इज़ गुड कि कंपनी का दूसरे स्टेट्स में भी माल बिकना स्टार्ट हो गया है, दैट इज़ नाइस। अब कंपनी बोल रही है कि हमारा किसी भी बड़े क्लाइंट के साथ में, या कई बार नहीं होता बड़ी जो ये कंपनी होती है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, वो बड़े बड़े दूसरे जो मार्केटर्स होते हैं उनके साथ में लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो हर सालों साल वो माल खरीदते रहते हैं फैक्ट्री से, और वो जो मार्केटियर होता है वो माल बेचता रहता है, राइट। जैसे हम लोग जॉकी की बात करते हैं, पेज इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, तो जॉकी ने अब किसी कुछ फैक्ट्रीज़ वालों को सेट कर रखा है, वो फैक्ट्री वाले जॉकी का माल बनाएंगे तो उनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अब हर साल वो वहाँ से माल खरीदेंगे। इस टाइप का कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आज के दिन कंपनी ने नहीं कर रखा है। सो हो सकता है फ्यूचर के अंदर में वो हो जाए, तो दैट इज़ नाइस, बट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। आज के दिन कंपनी के पास में 223 ऑथोराइज डीलर्स हैं जिनके थ्रू कंपनी माल बेचती है। तो और कल को अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है डीलर्स के साथ में, कोई बड़ा डीलर के साथ में, तो फिर कंपनी का माल हो सकता है थोड़ा हैम्पर भी हो सकता है, देयर आर चांसेस। बट यहाँ पर हैम्पर के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज टॉप 10 जो कस्टमर्स है, टॉप 10 जो डीलर्स हैं, वो जो उनका सिर्फ 19% सेल जो है वो टॉप 10 डीलर से आता है, बाकी जो सेल है वो दूसरे डीलर से आती है। तो टाइम के साथ में ये कम ही हो रहा है, पिछले 4 सालों में ये जो डिपेंडेंसी है ये 4-5% से कम ही हुई है। दैट शोज़ कि कंपनी किसी एक डीलर पर डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज़ अगेन गुड। कंपनी का माल बिक रहा है, अलग अलग जगह पे बिक रहा है, कंपनी की डिपेंडेंसी भी कम हो रखी है। बट यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ ये है कि कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है नहीं। कंपनी जो ज़मीन यूज़ करती है वो काफ़ी ऑफिसेज रेंटेड हैं, काफ़ी ऑफिसेज कंपनी के खुद, 1-2 ऑफिस हैं वो कंपनी के खुद के भी यूज़ करती है, बट रेंट कुछ ज़्यादा कुछ खास आज के दिन नहीं है। दूसरी चीज़ें, कंपनी का जो जो और दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि इसी चीज़ के, वो दूसरे टाइप के बोर्ड्स भी बनाते हैं जो कि कंपनी आज के दिन नहीं बनाती, जैसे लेमिनेट बोर्ड्स होते हैं, राइट, पार्टिकल बोर्ड्स होते हैं, राइट, इंजीनियरिंग वुड्स वगैरह हो गए। आपने देखी होंगी आपके जो शहरों में जो मैक्सिमम जो वुडन माल बिकता है, जो लकड़ियों का टेबल वगैरह चेयर, तो उसमें इंजीनियरिंग वुड होता है, पार्टिकल बोर्ड्स होते हैं, राइट, उनसे बना। बट ये कंपनी वो चीज़ें अभी तक नहीं बनाती है। तो हो सकता है कि कंपनी बोल रही है कि फ्यूचर में हम बनाना चालू करें, बट फिलहाल के लिए हम यही प्लाईवुड पे ही फोकस करना चाहते हैं, जो हमारा एक्सपर्टीज़ है उसी के अंदर में। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमें मात दे दें, देर आर चांसेस। बट अभी तक ऐसा कोई केस, अभी तक कोई दिक्कत है नहीं। अब ओवरऑल हमारे सामने एक इमेज कंपनी की बन गई है, राइट। क्या कंपनी करती है, क्या कंपनी माल बेचती है, कंपनी अच्छा खासा माल बेच रही है, निकाल रही है, और किस तरीके से कंपनी का एक पूरा एक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बन गया होगा अब तक, राइट। मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि एक बार कंपैरिजन बेसिस के ऊपर में कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है, जिससे की वजह हमें ये पता चले लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी हो सकती है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी तक तो ठीक लग रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब आज की जो इसने वैल्यू मांगी है उसके हिसाब से कैसी है, तो यहाँ पे हमें पी और पीबी रेशियो निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली पी रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास में हो जाएंगे प्रोजेक्टेड बेसिस, क्योंकि ये सिर्फ 9 महीने का डेटा है, 12 महीने के हिसाब से 6 करोड़ वैल्यू लगाई है कंपनी ने। ये यहाँ पर 106 करोड़ के आसपास की, और तो ये हो गया लगभग कितना,
17 17 18 का पी रेशियो निकल के आता है। उसको अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो ये इसका 29 का, इसका 302 का, इसका 39 का, इसका 29 का, इसका 58 का। सो पी रेशियो के हिसाब से तो कंपनी बहुत अच्छी, मतलब कमाई बहुत अच्छी से कर रही है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं कंपनी का जो पी बी रेशियो है, उसको भी कंपेयर करके देख लेते हैं एक बार। सो पी रेशियो के हिसाब से तो कंपनी का जो स्टॉक है यहाँ से लगभग 70% के आसपास से ऊपर जाना चाहिए। पी बी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 94 करोड़ की आज के दिन नेटवर्थ है, और कंपनी उठा रही है 30 करोड़ रुपए के आसपास में। और सो ये लगभग लगभग 120 करोड़ के आसपास में निकल के आ जाता है। अगर हम चार्जेस वार्जेस भी हटा दें, एक्सपेंसेस जो कंपनी के होने वाले हैं उनको भी अगर 2-2.5 करोड़ रुपए निकाल देते हैं, तो 120 करोड़ के आसपास में निकल के आता है। जिसको अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके देखें, पी बी रेशियो 1 से भी नीचे जा रहा है। सो एंड पी बी रेशियो इनके साथ में कंपेयर करके देखते हैं, तो इसका 2 के आसपास का पी बी रेशियो है, इसका भी 2.5 का है, इसका 3 का, इसका 3 का, इसका 5 का। सो पी बी रेशियो जो कंपनी वैल्यू लगा रही है खुद की नेटवर्थ के हिसाब से, वो भी अच्छी लगा रही है मार्केट में जो कंपनियां अवेलेबल हैं उनके मुकाबले। सो पी और पी बी रेशियो दोनों के हिसाब से कंपनी का स्टॉक जो है लगभग 70% से डबल तक जा सकता है कंपेरिजन के हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिमाग में आ सकती है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको हमने अभी तक चेक नहीं किया। तो बैलेंस शीट के अंदर में एक दिक्कत और भी मेरे को नज़र आती है, जिसको अगर हम लोग एक बार देख लेते हैं। दिक्कत जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में काफ़ी भाइयों को नज़र आ सकती है कि यहाँ पे 39 करोड़ रुपीज़ जो है ट्रेड रिसीवेबल्स के फॉर्म में है। सो ये एक्चुअली ऐसा कि कंपनी डीलर वाइज काम करती है कि डीलर के पास माल भेज दिया, फिर डीलर जब माल बेचेगा तो बेचने के बाद में पेमेंट आएगा। तो जो ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है, ये कंपनी ने जैसे बताया है कि यूजुअली 6 महीने से कम का ट्रेड रिसीवेबल्स ही हमारे पास में है। तो बेसिकली जितना भी है 39 करोड़ रुपीज़, वो 6 महीने से अंदर अंदर का पेमेंट ही बाकी बकाया है। बाकी जो 6 महीने के ऊपर का ज़्यादा पेमेंट हमारे पास में बाकी नहीं है। दैट मीन्स कि एक साइकिल बनी हुई है। तो साइकिल जब किसी बिजनेस में बनी हुई है तो वो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं करती है यूजुअली, राइट। इसके अलावा कोई यहाँ पर इश्यू नहीं है। बैलेंस शीट भी ठीक ठाक नज़र आ रही है, और ये भी ठीक ठाक नज़र आता है, पी&एल स्टेटमेंट भी। अब अब यहाँ पे फाइनल जो मेरा व्यू बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव बन रहा है, और लिस्टिंग गेंस के हिसाब से भी अच्छा खासा पॉजिटिव बन रहा है। सो मैं अपनी बता सकता हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद में ही कोई डिसीजन लें। मेरी बात को रिकमेंडेशन की तरह ना लें, मैं रिकमेंड नहीं करता। कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के हिसाब से, और मैं डेफिनेटली इसमें अपना रिस्क अप्लाई करने वाला हूँ, मतलब रिस्क लेने वाला हूँ इसमें, किस्मत को आजमाने वाला हूँ कि मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर भगवान की माया। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। सी यू टुमारो।